जब मुझे सीईओ हरियाणा रोज़गार कौशल निगम बनाया गया, तो उस वक्त उस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करना था। एकदम स्क्रैच से उसको सेटअप किया गया, उसके पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को सेटअप किया। इसके लिए पूरा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और एक पोर्टल का निर्माण करना था, और उस समय मुझे वो जिम्मेदारी मिली और आज तक उसमें कोई भी सिंगल कंप्लेंट नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका वो किया था, उद्घाटन किया था। उसके बाद उसके लिए मुझे अवार्ड भी मिला था, मतलब हम लोग उस ऑर्गेनाइजेशन को अवार्ड मिला था इनोवेशन का। मैं अनंत प्रकाश पांडे 99 बैच का इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का ऑफिसर हूँ। गोरखपुर का रहने वाला हूँ। पढ़ाई लिखाई 12th तक गोरखपुर में हुई। उसके बाद आईआईटी में चयन हो गया था, तो आईआईटी बीएचयू से सिविल इंजीनियरिंग की मैंने, और उसके बाद एक प्राइवेट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में मैंने ज्वाइन किया था एज डिज़ाइन इंजीनियर। 1 साल के बाद लेकिन पुनः मुझे रियलाइज़ हुआ कि पब्लिक सर्विस में एंट्री करनी चाहिए, तो मैंने फिर आईआईटी दिल्ली में रहकर तैयारी की और 1998 का इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का एग्ज़ाम दिया और उसमें मेरा चयन हुआ 99 बैच में और हरियाणा कैडर मिला। तो इस तरह से मेरी पूरी जर्नी रही है और लगभग 26 ईयर्स अभी मेरे को सर्विस में हो गया है। और इस सर्विस के दौरान तमाम हमें चैलेंजेस मिलते रहे हैं। जब हमने ज्वाइन किया था तो 3 साल की हम लोग की बड़ी विस्तृत एक डिटेल ट्रेनिंग होती है, जिसमें 2 साल लगभग एकेडमी के अंदर बिताते हैं और 1 साल पूरा फील्ड का हमारा अच्छा अनुभव रहता है, जिसके दौरान हम लोग फील्ड में ट्रेनिंग लेते हैं। और हरियाणा में जो मेरा लगभग शुरू के 13 ईयर्स मैंने हरियाणा में बिताए और उस दौरान अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर के तौर पे काम करने का मौका मिला। और उसके बाद 2012 ऑनवर्ड्स मैं भारत सरकार में सेंट्रल डेपुटेशन पे आया और उसमें भी अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ में मैंने काम किया। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में काम किया, फिर एडवाइज़र टू पीएम ऑफिस था एक स्किल डेवलपमेंट में। तो कौशल विकास पे बड़ा जोर था सरकार का, तो उसमें एडवाइज़र थे मिस्टर रामोदराई, उनके साथ मैंने लगभग 4.5 साल एडवाइज़र टू पीएम का पीएस के तौर पे कार्य किया। और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में एज डायरेक्टर की एक तौर पे काम किया, जिसमें रूरल ग्रामीण विकास के जो तमाम परियोजनाएं होती हैं, जैसे पीएम आवास योजना, दीनदयाल ग्रामीण कौशल योजना और इस तरह के अलग अलग प्रभाग होते हैं मंत्रालय में, उसमें काम करने का अवसर मिला और बहुत अच्छा अनुभव रहा। पूरे देशव्यापी प्रोग्राम को रन करने का एक बड़ा अच्छा अनुभव रहा। और उसके बाद मैं 2 साल की पढ़ाई करने के लिए एक बार फिर से पढ़ने का बड़ा मन किया, तो मैं फिर ज्वाइन किया ड्यूक यूनिवर्सिटी यूएसए में, और वहाँ पे 2 साल इंटरनेशनल डेवलपमेंट पॉलिसी का एक कोर्स होता है, उसमें मैंने एडमिशन लिया और 2 साल का 18 to 20 वो बड़ा अच्छा समय रहा, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा अनुभव होता है, जिसमें लगभग 27 कंट्रीज़ पूरे वर्ल्ड के ब्यूरोक्रेट्स, पब्लिक सर्वेंट्स, कुछ कॉरपोरेट के भी आते हैं और उनके साथ एक ट्रेनिंग कम लर्निंग एक्सपीरियंस होता है, जो जर्नी बड़ी अच्छी रहती है। तो वो एक बड़ा अच्छा अनुभव रहा। और 20 में फिर मैंने काडर में ज्वाइन किया और काडर में अपने हरियाणा काडर में भी अलग अलग पदों पर अलग अलग दूसरे विभाग का भी कार्य करने का मौका मिला। तो फॉरेस्ट में तो ज़रूर मैंने अच्छा जो मेरा अनुभव रहा, लेकिन फॉरेस्ट के बाहर भी जो है विभाग के बाहर भी कई विभागों में काम करने का चांस मिला, अपॉर्चुनिटी मिली, जो कि अगेन बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। विदेश सहयोग विभाग एक नया स्थापित किया गया था हरियाणा में, तो उसका मैं पहला डायरेक्टर जनरल और सेक्रेटरी था और लगभग 3.5 साल मैंने उस विभाग को रन किया, जिसमें हम लोगों ने कई कंट्रीज़ के साथ हरियाणा के कोलैबोरेशन के लिए काम किया और कई कंट्रीज़ में प्रमोशन, ट्रेड प्रमोशन के लिए हरियाणा का एक्सपोर्ट कैसे बढ़े। तो इस तरह के कई चुनौतीपूर्ण कार्य थे और कई स्किल डेवलपमेंट में भी लगभग 7-8 साल का एक्सपीरियंस मेरा रहा कौशल विकास का। हरियाणा में भी मिशन डायरेक्टर रहा मैं कुछ दिन, हरियाणा स्किल डेवलपमेंट मिशन का लगभग 1.5 साल। और एक जो मेरा एक बड़ी अच्छी जो एक्सपीरियंस, सबसे बढ़िया पब्लिक सर्विस करते वक्त एज अ पब्लिक सर्वेंट जो सबसे बड़ा एडवांटेज मुझे लगता है कि आपको बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, जिसमें आप अलग अलग जगह पे अपनी जो कंट्रीब्यूशन कर सकते हो।
तो एक जो शुरुआती सर्विस का अगर मैं जिक्र करूं तो वो शुरुआती में मैं जब अलग अलग डिविजन्स में एज अ फॉरेस्ट ऑफिसर पोस्टेड था, तो एक बहुत बड़ा मतलब अच्छा अनुभव मुझे रहा पहली बार जब हिसार में मैं फर्स्ट पोस्टिंग में था। तो उस दौरान पहली बार वहाँ पे लेपर्ड आया था। तो लेपर्ड को कैप्चर करना, क्योंकि हिसार के लोगों ने लेपर्ड देखा नहीं था, मतलब अपने करंट जनरेशन वालों ने नहीं देखा। हो सकता है पहले डेफिनेटली कहा जाता है कि हरियाणा में लगभग 60-70 साल पहले 1930s में लास्ट लायन या लास्ट इस तरह के प्रेडेटर देखे गए थे। तो उनके लिए बड़ा एक मतलब वो था कि बड़ा शॉकिंग भी था और बड़ा आश्चर्य से वो लोग देख रहे थे। लेकिन तो वो बड़ा एक अच्छा एक्सपीरियंस इस तरह से रहा कि उस समय प्रशासन के साथ मिलके, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके कैसे क्राउड मैनेजमेंट करना है, वो एक जो चैलेंजिंग टास्क था। तो लेपर्ड को ट्रैंकुलाइज करना, जब हम लोग ट्रेनिंग में हम लोग को ज़रूर सिखाया जाता है, लेकिन ट्रेनिंग के बाद रियल एक्सपीरियंस जब आप उसमें एंट्री करते हो कि आपको खुद जो है, क्योंकि स्टाफ भी ऐसे ही था, स्टाफ को भी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी। तो बचपन में जो है मेरी जो स्कूल एजुकेशन है, एक स्कूल खुला हुआ था गोरखपुर में, लिटिल फ्लावर स्कूल। तो वो मतलब क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल था और वहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी। और तब वो स्कूल, हम लोग स्कूल के पहले बैच के थे, बिकॉज तब वो केवल 10th तक था। तो 89 में हाई स्कूल हमने किया। फिर उसके बाद चूँकि आगे वहाँ पे कोई कॉन्वेंट एजुकेशन का सिस्टम नहीं था, तो हम लोगों ने महात्मा गांधी इंटर कॉलेज में ज्वाइन किया। तो एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो चूँकि पूरा बैच हम लोग का एक साथ निकला था, लगभग हम लोग मुझे ध्यान है 25-26 स्टूडेंट थे। तो उनके लिए एक अलग सेक्शन बनाया गया एमजी इंटर कॉलेज में, क्योंकि वहाँ पे वो सारे इंग्लिश मीडियम से आए थे और एमजी इंटर कॉलेज जो है हिंदी मीडियम था। तो एक अलग सेक्शन बना और वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग पढ़ाई वहाँ की एकदम डिफरेंट हो गई। तो जैसे आप आईसीएसई बोर्ड से अगर यूपी बोर्ड में जाते हो तो बड़ा मेजर ट्रांजिशन हो जाता है, क्योंकि आईसीएसई बोर्ड बिल्कुल एनालिटिकल पढ़ाई पे ज़्यादा जोर देता है और यूपी बोर्ड बड़ा मतलब विस्तार पूर्वक, आप मतलब बहुत डिटेल्ड स्टडी है उसमें। तो वो एक बड़ा अच्छा डिफरेंस हम लोगों को मिला। लेकिन उसके साथ एक चैलेंज भी था कि क्योंकि कोर्स का, जैसा मैं बता रहा हूँ कि यूपी बोर्ड तो बहुत मैसिव है, बहुत डिस्क्रिप्टिव होता है। तो वहाँ से फिर हम लोगों ने 12th किया और 12th करते ही आईआईटी में सिलेक्शन हो गया था। तो आईआईटी बीएचयू में सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स हमने पूरा किया। और अगेन वो 4 इयर्स मुझे अभी भी याद आते हैं कि 4 इयर्स मेरे लाइफ के मुझे लगता है सबसे अच्छे दिन उस समय थे। हालांकि उस वक्त पढ़ते वक्त नहीं रियलाइज़ होता, लेकिन जब आप बाहर चले जाते हो तब रियलाइज़ होता है कि आपने बहुत कुछ सीखा भी। जो कोर्स करते हैं वो तो रहता ही है, लेकिन उसके साथ बड़े अच्छे दोस्त बनते हैं जो साथ रहते हैं, तो फ्रेंडशिप होती है। और पढ़ने का तो बिल्कुल आईआईटी में एक मतलब मौका मिलता है, दैट वाज बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है आईआईटी में पढ़ने का। तो वो एक चैलेंज हम लोग, उसके बाद जब कैंपस इंटरव्यू होता है वहाँ पे लगभग सबकी प्लेसमेंट हो जाती है। तो शुरू में मैं नहीं दे रहा था कैंपस, मुझे लग रहा था कि मुझे गवर्नमेंट साइड में जाना है। लेकिन फिर ये हुआ कि नहीं, चलिए सब लोग दे रहे हैं, जैसे बच्चे एक दूसरे को जोश दिलाते रहते हैं, तो हमने भी सोचा कि एक कैंपस इंटरव्यू दे दें। तो उसमें फिर एक लुर्गी इंटरनेशनल कंपनी थी जर्मनी की, उसमें सेलेक्ट हो गया। और तो फिर वहाँ से जो है मल्टीनेशनल कंपनी में 1.5 साल मैंने काम किया। उसके बाद फिर जो है मन किया कि नहीं, एक बार पब्लिक सर्विस में आना है, तो वापस एग्ज़ाम दिया। तो हम सभी जानते हैं कि पब्लिक सर्विस कमीशन के ही दोनों एग्ज़ाम होते हैं। आईएएस का एक मेन सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम होता है और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का थोड़ा अलग एग्ज़ाम होता है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में साइंस बैकग्राउंड के लोगों का ही चयन होता है, क्योंकि ये मोस्टली साइंटिफिक बैकग्राउंड के ऑफिसर्स ही वहाँ पे काम करते हैं और रिलेटिव सब्जेक्ट है, बॉटनी और जूलॉजी टाइप के सब्जेक्ट हैं, साइंस है, मैथ्स है। इससे इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा पार्ट होता है फॉरेस्ट में। तो इसलिए एक तो ये एग्ज़ाम का पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है, एक में साइंस साइड से ही सिर्फ सेलेक्ट होते हैं और दूसरे में हर सब्जेक्ट से लिए जाते हैं। दूसरा जो
सर्विस के दौरान जो अपॉर्चुनिटी मिलती है दोनों सर्विसेज में, मुझे लगता है कि आईएएस ऑफिसर्स को सबसे बड़ा जो उस सर्विस के एक सबसे प्लस पॉइंट है कि आपको अक्रॉस द बोर्ड सभी डिपार्टमेंट्स में मौका मिलता है और आप अपने बेस्ट कंट्रीब्यूशन को दे सकते हैं अलग अलग उसमें सब्जेक्ट्स में। लेकिन अगर मैं फॉरेस्ट सर्विस की बात करूं तो फॉरेस्ट सर्विस का एक अलग ही जो एडवांटेज कहा जाए या प्लस पॉइंट कहा जाए वो ये है कि आपको नेचर के साथ काम करने का मौका मिलता है, जो कि और किसी सर्विस में संभव नहीं है। तो नेचर के साथ क्योंकि ये एक ऐसी सर्विस है जिसमें आप लगातार फॉरेस्ट के अंदर रह रहे हैं, नेचुरल चीज़ों के बीच में रह रहे हैं, आपको बेजुबानों की सेवा करने को मिल रहा है जो अपनी डिमांड नहीं रख सकते कहीं भी। बाकी तो अगर आप पब्लिक सर्विस में देखिए तो पब्लिक डिमांड करती है कि मुझे ये घर चाहिए, मुझे ट्रेनिंग चाहिए, मुझे स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए। लेकिन अगर आप वाइल्ड एनिमल्स की बात करें तो वहाँ पे तो कोई कहने वाला नहीं है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। तो आपको अपने लेवल पे एज अ पब्लिक सर्वेंट आपको देश, क्योंकि वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी है अगर देखा जाए तो पूरे देश के लिए वो एक धरोहर है, उस धरोहर को आपको प्रोटेक्ट करना है, कंजर्व करना है और केवल इस जनरेशन के लिए नहीं करना है, वो आपके आने वाले सभी पीढ़ियों के लिए उस धरोहर को मेंटेन रखना है। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बाकी सर्विसेज में आप कॉन्क्रीट प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, अच्छे प्रोजेक्ट्स बनते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे साइलेंटली आपको बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करना है जो फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी यूज़फुल है। तो वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। और आजकल तो हर सर्विस को हर फील्ड में जाने का मौका भी मिलता है। तो अभी आप देखोगे कि जैसे मेरा एक्सपीरियंस रहा, मैंने अलग अलग डिपार्टमेंट्स में भी काम करने का मौका मिला, बट प्राइमरली मैंने फॉरेस्ट में 10-12 साल अपने बिताए हैं और 10-12 साल 7-8 साल कौशल विकास में बिताए हैं। तो अगर आप देखोगे तो कोर जो सभी सर्विसेज का है वो तो पब्लिक सर्विस ही है। तो अगर आपका नेचर के प्रति झुकाव है, अगर आपको फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, इस तरह कंजर्वेशन इसमें इंटरेस्ट है, तो मुझे लगता है कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देता है सबको कि आप इस तरह से कंट्रीब्यूट कर पाएँ। डिफरेंट पोजीशंस में काम करते वक्त मुझे हरियाणा में एक बार मौका मिला जब मुझे सीईओ हरियाणा रोजगार कौशल निगम बनाया गया। तो उस वक्त उस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करना था। तो उस ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करने में इनिशियल एकदम स्क्रैच से उसको सेटअप किया गया, उसके पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को सेटअप किया। फिर पूरे इंडिया में पहला वो प्रयोग है जिसमें अगर आपको जितने भी कॉन्ट्रैक्चुअल मैन पावर हैं, जो जितने हरियाणा के लगभग 90 डिपार्टमेंट्स हैं और 150 ऑर्गेनाइजेशंस हैं अलग अलग, जो ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, सोसाइटीज़ होती हैं जो हरियाणा गवर्नमेंट के अंडर हैं। तो ये ऑलमोस्ट 240 to 250 ऑर्गेनाइजेशंस में कॉन्ट्रैक्चुअल मैन पावर अलग अलग डिपार्टमेंट्स अपने अपने तौर पे लेते थे। लेकिन ये देखा गया था कि कई बार जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे उन कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ के प्रति व्यवहार अच्छा नहीं था, बहुत सारे कंप्लेंट्स होती थी। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए हरियाणा रोजगार कौशल निगम बनाया गया, एक कंपनी के तौर पे इसको रजिस्टर किया गया। इसके लिए पूरा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और एक पोर्टल का निर्माण करना था और उस समय मुझे वो जिम्मेदारी मिली और उसको स्क्रैच से कि कैसे कोई अपनी डिमांड रखेगा और कोई डिपार्टमेंट अगर चाहता है, कोई इंडेंट करना चाहता है, उसको 4 डाटा एंट्री ऑपरेटर चाहिए, 2 पीएन चाहिए, 1 जेई चाहिए, तो वो डिपार्टमेंट ऑनलाइन ही आवेदन करता है। फिर ऑनलाइन ही उसको सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस विद मार्किंग एक स्ट्रैटेजी बनाई गई थी जो कि सरकार से अप्रूव कराया गया। तो उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन कहीं नहीं था पूरे सिलेक्शन के प्रोसेस में। एक ही बटन से आपका जैसे ही डिमांड डिपार्टमेंट देता था तो वो जो कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड हमारे पास होते थे उनमें से मैट्रिक्स के अनुसार वो पॉपअप आ जाता है, सेलेक्ट हो जाता था। और आप जो फर्स्ट जो सेलेक्ट होता था उसके बाद आप सेकंड वाले को सेलेक्ट नहीं कर सकते थे। आपको जो फर्स्ट प्रेफरेंस जिसका सिलेक्शन हुआ, रैंक में नंबर 1 आया है, उसी को आपको सेलेक्ट करना है। और सिलेक्शन का प्रोसेस भी टोटली ऑनलाइन था। तो वो उसमें सिलेक्शन में जैसे उस कैंडिडेट के पास जाएगा, पहले एसएमएस जाएगा, तो कैंडिडेट उसको कंसेंट देगा। जैसे ही वो कंसेंट देता है तो कंसेंट सिस्टम में आ जाता है किसने कंसेंट दे दिया है। उसके बाद सेकंड
SMS जाता है जिससे वो सेलेक्ट हो जाता है, उसको ऑफ़र लेटर जाता है। वही ऑफ़र लेटर उसके पास जाएगा और वही जो इंडेंटिंग डिपार्टमेंट है उसके पास ऑफ़र लेटर जाता है, ताकि कोई अगर मतलब कोई डुप्लीकेसी ना हो सके, कोई किसी तरह की चीटिंग ना हो सके। और उसके बाद उसका सिलेक्शन के बाद जो ज्वाइनिंग करता है तब भी वो पूरा ऑनलाइन पोर्टल है, और ऑनलाइन पोर्टल से ही ज्वाइन करता है, और उसकी फिर फ्यूचर में अटेंडेंस, उसका EPF, उसका ESI, जितना भी मैंडेटरी लीगल जो सब्सक्रिप्शंस होते हैं इंश्योरेंस का, मेडिकल का, वो सारा ऑनलाइन प्रोसेस है। तो ये एक, और उसकी फर्दर मॉनिटरिंग, उसकी इवैल्यूएशन, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, और उसका अगर रिज़ाइन कर रहा है या उसको निकाला जा रहा है, वो पूरा प्रोसेस। तो एक तरह से पूरा एंड टू एंड ये जो प्रोसेस था ये डिफ़ाइन किया था। ये मैं बड़ा फॉर्चुनेट था कि मेरे पास एक 20 लोगों की टीम हमने ली थी NISG की, और उनके साथ बनाया था। और आज तक ऑलमोस्ट वो पोर्टल 22 में मुझे ध्यान है माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका वो किया था, उद्घाटन किया था, और आज तक उसमें कोई भी सिंगल कंप्लेंट नहीं है। और उसके बाद उसके लिए मुझे अवार्ड भी मिला था, मतलब हम लोग उस ऑर्गेनाइजेशन को अवार्ड मिला था इनोवेशन का। तो एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था कि पूरा एंड टू एंड आपको एक पोर्टल डिज़ाइन करने का मौका मिला। और आज की डेट में उसके थ्रू फर्स्ट डे जब वो ऑन बोर्ड हो गया था वो पोर्टल और पूरा सिस्टम चलने लगा था, तो हमारे पास लगभग आज की डेट में वो 4000 करोड़ की कंपनी है। तो एक बहुत बड़ी कंपनी है, और सबसे बड़ी एडवांटेज है कि जितने 2 लाख एम्प्लॉयज़ आज की डेट में हैं उसमें कॉन्ट्रेक्चुअल, किसी की कोई शिकायत नहीं है इन टर्म्स ऑफ उनका सैलरी कट हो जाने का, जो इलीगली कॉन्ट्रैक्टर्स काट लेते थे, या EPF नहीं जमा करते थे, ESIC नहीं करता था। तो इस तरह के जो मैंडेटरी सब्सक्रिप्शन थे वो भी पूरा इंश्योर किया गया। तो ये बड़ा अच्छा मतलब एक्सपेरिमेंट भी था, और बहुत अच्छा अभी चल रहा है। और इनफैक्ट जब मैं वहाँ CEO था तो मुझे 2 बार 2 स्टेट्स ने ऑलरेडी अप्रोच किया था कि आप हमें भी मतलब एज ए कंसल्टिंग बता सकते हैं। तो अब दूसरे स्टेट्स ने डेवलप किया नहीं, ये नहीं पता मुझे, लेकिन लोगों के उस मॉडल को अपनाने के लिए कई लोगों ने अप्रोच किया था। तो वो एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है।